प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड के लिए हिंदी साहित्य का आपका जो कोर्स निर्धारित है, उसके पेपर फर्स्ट में जो आधुनिक हिंदी कविता है, उसमें जो प्रमुख कवि सम्मिलित हैं वो मुक्तिबोध है। तो आज इस व्याख्यान में मुक्तिबोध और उनके द्वारा लिखित उनकी कविता ब्रह्म राक्षस की हम चर्चा करेंगे परिचय के रूप में। मैं मुक्तिबोध का एक छोटा सा परिचय आपको देना चाहूँगा कि मुक्तिबोध छायावादोत्तर हिंदी काव्यधारा यानी छायावाद के बाद हिंदी की जो काव्यधारा आई, जो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, इन तीन भागों में वो विभाजित है। इन तीनों को मिलाकर के इसको छायावादोत्तर कविता भी कहते हैं। उसमें मुक्तिबोध जो है हिंदी के एक प्रमुख हस्ताक्षर हैं। यद्यपि प्रगतिशील कवि माना जाता है, परंतु अन्य प्रगतिशील कवियों की तुलना में मुक्तिबोध की विशेषता यह है कि वे सामाजिक राजनीतिक घटनाओं का वर्णन भी व्यक्ति को छोड़कर नहीं करते। अर्थात आप जानते हैं कि हिंदी में जो प्रगतिवाद आया वो मार्क्सवाद की प्रेरणा से आया, और हिंदी में जब प्रगतिवादी कविताएं लिखी गई तो उसमें व्यक्ति की बिल्कुल उपेक्षा कर दी गई। मुक्तिबोध इसके विरोधी थे। वो व्यक्ति और समाज दोनों को साथ लेकर के चले, इसीलिए वे अन्य प्रगतिशील कवियों से भिन्न हैं और यहीं आकर के वो नई कविता हैं और यहीं आकर के वो नई कविता से जुड़ जाते हैं। मुक्तिबोध की मान्यता थी कि समाज के साथ व्यक्ति को महत्व नहीं दिया गया तो कविता प्रभावहीन हो जाएगी, और प्रगतिवाद के साथ यही हुआ कि उसमें समाज को ज्यादा महत्व दिया और व्यक्ति की उपेक्षा कर दी। लेकिन मुक्तिबोध ने दोनों में सामंजस्य बना करके अपनी कविताएं लिखी। मुक्तिबोध ने अपना जीवन बहुत कठिन संघर्ष में व्यतीत किया। वो एक पत्रकार भी रहे। एक मील हड़ताल में मजदूरों पर गोलियां चली, उसमें एक संवाददाता की हैसियत से वो वहां उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत इतिहास और संस्कृति नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। इसको लेकर के मुक्तिबोध बहुत व्यथित थे। उसको बहुत धमकियां मिली, लेकिन फिर भी वो साहित्य लिखते रहे। उनकी जो कविता है वो उनके व्यक्तित्व को व्यंजित करती है। एक समीक्षक ने सारांश रूप में उनकी कविता का, उनके संपूर्ण साहित्य का सारांश देते हुए लिखा है कि मुक्तिबोध ने छायावाद की सीमाएं लांघकर प्रगतिवाद से मार्क्सवादी दर्शन ले और प्रयोगवाद के अधिकांश हथियार संभाल और उसकी स्वतंत्रता महसूस कर स्वतंत्र कवि रूप में सब वादों और सब पार्टियों से ऊपर उठकर निराला की सुथरी और खुली मानवतावादी परंपरा को आगे बढ़ाया। अर्थात मुक्तिबोध यदि हिंदी के किसी कवि से पीछे से जुड़ते हैं तो वो निराला से जुड़ते हैं। निराला जिस तरह एक विद्रोह के कवि थे, उसी मुक्तिबोध भी उसी परंपरा के, लेकिन आधुनिक हिंदी कविता के कवि हैं। अब हम आते हैं उसकी कविता, उनके द्वारा लिखी गई कविता ब्रह्म राक्षस पर। कि सबसे पहले कि ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की अंधेरे के बाद एक कलम चांद का मुंह टेढ़ा नाम से है, और उसमें उनकी 28 कविताएं संकलित हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तो अंधेरे में है। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण कविता है तो वो ब्रह्म राक्षस है, जो आपके कोर्स में निर्धारित है। शास्त्रों के अनुसार पाप कर्म करने वाले ब्राह्मण को मरने के बाद प्रेत योनि प्राप्त होती है और वो ब्रह्म राक्षस कहलाता है। इसी को आधार लेकर के मुक्तिबोध ने इस कविता का नाम ब्रह्म राक्षस रखा है। मुक्तिबोध ने इस कविता में इसी मान्यता का इस्तेमाल कर एक फैंटेसी निर्मित की है। असल में ब्रह्म राक्षस इस कविता में एक प्रगतिशील मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का प्रतीक है।
अर्थात ब्रह्म राक्षस की जो क्रियाएं हैं, ब्रह्म राक्षस किस स्थिति में मरा, वो समाज में क्या परिवर्तन करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। आज के बुद्धिजीवी की भी ये स्थिति है कि वो समाज में कुछ परिवर्तन करना चाहता है लेकिन उसके द्वारा कोई परिवर्तन संभव नहीं है, और उसी गुठन में वो ब्रह्म राक्षस जो था, वो जो बुद्धिजीवी था, वो मौत को प्राप्त हुआ और फिर वो ब्रह्म राक्षस के रूप में प्रकट हुआ। इस प्रतीक को लेकर के, इस फैटेंसी को लेकर के मुक्तिबोध ने ये अब कविता का एक क्रमबद्ध परिचय मैं देना चाहूंगा कि ब्रह्म राक्षस जब मनुष्य योनि में था तो उस एक शोधक के रूप में था, सत्य को खोजने के लिए। साथ अपनी खोज को लेकर वो बहुत परेशान था। जैसे गणित की विकट समस्याओं से उलझा हुआ, वह उन समस्याओं का निदान नहीं ढूंढ सका और अंततः उन्हीं में घुटकर मर गया। इन्हीं स्थितियों का वर्णन करते हुए कवि इस कविता में कहते हैं, कवि के शब्द हैं, सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए अनगिन दशमलव बिंदुओं की सर्वत्र फैले हुए उलझे हुए गणित मैदान में मारा गया। वह काम आ गया और वह पसरा हुआ है वक्ष बाहें खुली फैली एक शोधक की। फिर आए तो पता चलता है कि इस ब्रह्म राक्षस रूपी जो मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का प्रतीक था, इस जो शोधक था, इस शोधक की समस्या ये थी कि वह पूंजीवाद और समाजवाद को अपनाकर उसके अनुरूप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहता था, जो कि एक कठिन कार्य था। और उस संघर्ष में उस बुद्धिजीवी को, उस शोधक को सफलता नहीं मिली। उसने बहुत प्रयास किया भाव और व्यवहार तथा विचार और कार्य के बीच सामंजस्य स्थापित करने का, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। उसका आत्मसंघर्ष उन सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने की तरह है, जो कि एक मुश्किल काम था, लेकिन जिसे करने के लिए वो अभिशप्त भी था। उस काम को वो छोड़ भी नहीं सकता था। समाज में जो परिवर्तन करना चाहता था वो कर भी नहीं पाता था, और उस समाज के परिवर्तन की अपनी अभिलिप्सा को, अपनी इच्छा को वो छोड़ भी नहीं पाता था। मार्गदर्शन के लिए उसने गुरु की तलाश की, लेकिन चिंतकों और पंडितों के पास वो मारा फिरा, परंतु उसे अभिष्ट की प्राप्ति नहीं हुई। इन स्थितियों का वर्णन करते हुए कवि की पंक्तियां हैं इस कविता की कि उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों, सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका। ये काव्य पंक्तियां हैं ब्रह्म राक्षस कविता की। आगे जब कविता को देखते हैं तो मुक्तिबोध आगे इस कविता में लिखते हैं कि उस शोधक को कोई गुरु अथवा मार्गदर्शक इसलिए नहीं मिला क्योंकि अब पहले वाला युग नहीं था। अब कीर्ति व्यवसाय युग आ गया था और धन ही जीवन का सबसे बड़ा जीवन मूल्य बन गया था। यह आज के जीवन की सच्चाई है। और इन्हीं स्थितियों का वर्णन करते हुए कवि, जो इस कविता की मैं समझता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, कवि कहते हैं, कवि की पंक्ति है, किंतु युग बदला वह आया कीर्ति व्यवसायी, लाभकारी कार्य में से धन और धन में से हृदय मन और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी। धन अभिभूत मन, इस पंक्तियों में एक शब्द आया है। मुक्तिबोध इतने पहले जो लिख गए थे कि धन से अभिभूत मन किस तरह का होता है, वो आज के वर्तमान संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है। फिर आगे जब हम इसके हैं तो ये तथ्य सामने आता है कि नए व्यक्तित्व के निर्माण में वह शोधक, जो मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का प्रतीक था, उसकी असफलता का कारण उसकी गलत समझ थी। उसके भीतर अपने व्यक्तित्व का जो बोध था उसे पूर्णतः छोड़कर तो ये भी वो डरता है और सार्वजनिक व्यक्तित्व को वो अपनाना भी चाहता है। यही उसकी समस्या थी। हिंदी में प्रगतिशील आंदोलन के दौर में, अर्थात जब हिंदी में छायावाद, उस दौर में व्यक्तित्व
व्यक्तिवाद का पर्याय मानकर उस समय व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत आक्रमण किए गए। उस समय मुक्तिबोध साहित्य में व्यक्तित्व की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे, जबकि अन्य कवि जो थे वो व्यक्तित्व की उपेक्षा कर रहे थे। लेकिन मुक्तिबोध ये कह रहे थे कि व्यक्ति और समाज दोनों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। इसी कारण मुक्तिबोध ब्रह्मराक्षस के द्वंद्व को गलत ठहराते हुए कहते हैं, कवि की पंक्ति है, मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन यदि, तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उसे उसका स्वयं का मूल्य, उसकी महत्ता व उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। अर्थात वो शोधक, वो ब्रह्मराक्षस जो मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का प्रतीक है, वो अपने व्यक्तित्व को नहीं चाहता है और सार्वजनीन व्यक्तित्व को अपनाना भी चाहता है। इस प्रकार के गुठन में, इस प्रकार के द्वंद्व का चित्रण मुक्तिबोध ने इस कविता में किया है। इन पंक्तियों को, जो ऊपर की जो पंक्तियां थी, उनसे ध्वनित होता है, उनसे स्पष्ट होता है कि मुक्तिबोध व्यक्ति की महत्ता का प्रतिपादन करना चाहते हैं। असल में प्रगतिशीलता के संकीर्णतावादी दौर में व्यक्ति को समाज के विरोध में खड़ा कर दिया था, जबकि मुक्तिबोध के अनुसार व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। इस तथ्य को मुक्तिबोध ने अपने साहित्य के माध्यम से बार बार व्यंजित किया और इसी बिंदु पर आकर के वो अन्य प्रगतिशील कवियों से भिन्न और एक भविष्य दृष्टा भी सिद्ध होते हैं। इस कविता के शोधक की, ब्रह्मराक्षस की ट्रेजेडी यही थी कि वह भीतर और बाहर के आत्म और विश्व के संबंध को न समझकर उनके बीच के गलत संघर्ष में वो फंस गया। इन्हीं भावों का चित्रण करते हुए कवि की दो पंक्तियां हैं इस कविता में से, फिस गया वो भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच ऐसी ट्रेजेडी है नीच। ये उनकी ब्रह्मराक्षस कविता है और सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि इस कविता में व्यक्ति की महत्ता के साथ मुक्तिबोध यह संकेत और देना चाहते हैं कि व्यक्तित्व के नवनिर्माण के लिए व्यवहार क्षेत्र में उतरना पड़ेगा और जन संघर्षों में हिस्सा लेना जरूरी है। तभी उसका व्यक्तित्व निखरेगा, तभी वो समाज में जो वांछित परिवर्तन है, जिनको वो चाहता है, वो हो सकते हैं। अन्यथा वो उसी स्थिति में समाज को बदलने की जो उसकी तमन्ना है, उसकी जो इच्छा है, वो जो ब्रह्म राक्षस की थी, उसी में घुट करके वो मर जाएगा और वो ब्रह्म राक्षस की योनि को प्राप्त कर लेगा और वो समाज में कोई परिवर्तन करना जो चाहता है वो नहीं कर पाएगा। ये संदेश मुक्तिबोध इस कविता के माध्यम से देना चाहते हैं। और सारांश रूप में कह सकते हैं कि नए व्यक्तित्व के निर्माण की आशा के साथ मुक्तिबोध इस कविता में कर्मण्यता पर भी जोर देते हैं। अर्थात मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी जो समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, जो समाज में परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनको मुक्तिबोध इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि तुमको जन आंदोलन में उतरना पड़ेगा, तुमको व्यवहार क्षेत्र में उतरना पड़ेगा, अन्यथा तुम्हारे तरह असफल हो जाएंगे जिस तरह उस पंडित के, उस ज्ञानी के, जो समाज में परिवर्तन करना चाहता था लेकिन परिवर्तन कर नहीं पाया और उसी में घुट करके वो मर करके प्रेत योनि में ब्रह्म राक्षस बन गया। ये संदेश मुक्तिबोध इस कविता के माध्यम से देना चाहते हैं, जो कि उनकी भविष्य दृष्टि को स्पष्ट करता है। आज के इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। इस कविता पर एक व्याख्यान और देकर के इसका जो संदेश है, इसकी जो आज के युग में जो प्रासंगिकता है, उसको अगले व्याख्यान में मैं स्पष्ट करूंगा। धन्यवाद।